नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास, जिसमें हमने यहाँ पर समास का अर्थ और समास के जो समास विग्रह है और समास के भेदों को हम अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने काफी सारी चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ी थी और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ भी आया होगा। और मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि घर से ये सारी चीजें रिवाइज करके आए। और बाकी आज का जो टॉपिक है वो है समास के भेद, जो हम यहाँ पर एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो जिसमें मैंने आपको 6 भेद बताए थे समास के, और ये 6 के 6 भेद आपको याद करके आने के लिए भी कहा था। तो आज हम इन्हीं भेदों को यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। बिल्कुल रेडी हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं समास, और समास में हमने सबसे पहले समास की परिभाषा, और यहाँ पर हमने सबसे पहले जो समास की परिभाषा पढ़ी, इसमें मैंने यहाँ पर बताया कि समास का जो अर्थ होता है वो है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। यानी कि जब आप समास में क्या करते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को क्या करते हैं, संक्षिप्त करके लिखते हैं, यानी कि छोटे रूप में लिखते हैं। तो ये हमने यहाँ पर समास लिखा, और उसमें मैंने आपको बताया कि समास की प्रक्रिया के दौरान जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर अब जो अगला हम टॉपिक लिखने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है जब समास के द्वारा बने नए शब्द को। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी यहाँ पर। यहाँ पर हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी और ये इस तरह से मैंने आपको नोट करवाया था। और उसके बाद हमने यहाँ पर 2 पॉइंट और लिए थे, जिसमें मैंने पहले कहा था कि पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, और यहाँ पर उदाहरण भी दिया था। और ये विभक्तियां क्या होती हैं ये भी मैंने बताया था आपको कि विभक्तियां किसे कहते हैं। विभक्तियों को हम कारक चिन्ह भी कहते हैं, विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लोप यानी कि ये छिप जाते हैं। जैसे हमने कहा गंगा का तट, ठीक है, तो गंगा का तट जो है उसको हमने क्या लिखा, उसको हमने लिख दिया गंगा तट। ठीक है, तो इसमें जो का है, यानी कि जो का की विभक्ति है वो यहाँ से क्या हो गई है, उसका लोप हो चुका है, वो यहाँ से हट गई है। ठीक है, इसी तरह से यज्ञ के लिए शाला, तो यज्ञशाला जो हमने शब्द यहाँ पर लिखा, उसमें क्या हुआ, आपकी के लिए जो आपके संप्रदान कारक की विभक्ति है उसका यहाँ पर लोप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये चीजें क्लियर की। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि समास से बना हुआ जो नया शब्द होता है वो हमेशा 2 पदों से मिलकर बनता है। ठीक है, क्या कहा कि 2 पदों से मिलकर बनता है। और अब वो 2 पद कौन से हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जिसमें हमने कहा एक को पूर्व पद और एक को उत्तर पद, यानी कि जो पहला पद है उसको पूर्व पद और जो बाद का पद है उसको उत्तर पद हमने कहा। तो यहाँ पर जो एक मेन चीज जो यहाँ पर पढ़ी वो हमने यहाँ पर पढ़ी कि जो हमारा समास होता है उसमें समास से बने शब्दों में कभी कभी क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, और कभी कभी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसके लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि आपका जो गंगा तट शब्द लिखा है इसमें आपका गंगा क्या है, पूर्व पद है, और तट क्या है, उत्तर पद है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर समास की ये कुछ विशेषताएं पढ़ी थी, और जिसमें मैंने आपको सारी चीजें क्लियर की। और कहीं कहीं पर मैंने कहा कि आपका अन्य पद भी प्रधान होता है, यानी कि ना तो आपका पूर्व पद प्रधान होता है ना ही आपका उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि आपका कोई अन्य पद। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण दिया था इसके एग्जाम्पल दिए थे, और देखिए ये जो है आपके अलग अलग समास के एग्जाम्पल हैं। अलग अलग समास में आपको इस तरह के जो है अलग अलग तरह के पद मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने कहा ये जो आपका समास है 10 दशानन, ठीक है, 10 है आनन जिसके, यानी कि जिसके क्या है, 10
सर हैं, 10 हैं आनन जिसके, दशानन। तो यहाँ पर दशानन शब्द का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, बल्कि मीनिंग तो कुछ और ही निकल रहा है, वो है रावण। 10 है आनन जिसके, दशानन, ठीक है, दशानन कोई और है, ठीक है। यहाँ पर दशानन शब्द का अर्थ नहीं बल्कि किसी तीसरे का अर्थ यहाँ पर निकल रहा है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर की। और अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और चीज यहाँ पर क्लियर करती हूँ, जो है आपका यहाँ पर आता है समास विग्रह से, ठीक है। समास विग्रह, ये भी मैंने आपको क्लियर किया था। समास विग्रह किसे कहते हैं? कहते हैं ना कि दिए गए पद का समास विग्रह करो और उसके उस समास का नाम भी बताओ। तो जब आप समास विग्रह करेंगे ना किसी चीज का, तभी आपको पता चलेगा कि ये कौन सा समास है, ठीक है। जैसे अगर हमने यहाँ पर कहा कि ये आपका समास है सबसे पहला। देखिए इस तरह से यहाँ पर अभी आप ये प्रश्न जो है आप अभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप यहाँ पर समझेंगे कि ये कौन सा समास है, किस समास में किस तरह से पढ़ते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। ये हमारा जो एग्जांपल है वो है तत्पुरुष समास का, या जो भी, जैसे गंगा जल, ठीक है, गंगा जल शब्द है, इसका हम समास विग्रह करेंगे। गंगा जल शब्द का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हम लिखेंगे? गंगा का जल, ठीक है। तो किसी भी जो समस्त पद है उसको उसकी पूर्वावस्था में लेकर आना समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? विद्या का आलय, विद्या का आलय, ठीक है। इसी तरह से अगला अगर हम यहाँ पर जैसे देखिए परलोक गमन, परलोक गमन शब्द का समास विग्रह करेंगे, क्या होगा? परलोक को गमन। अब ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? आपका समस्त पद है। ये क्या है? समस्त पद है। और ये क्या है? उसका समास विग्रह। क्या है? समास विग्रह। ये आपका समस्त पद और ये उसका समास विग्रह, यानी कि हमने इस जो हमारा शब्द था उसको हमने पहले तो क्या किया, हमने 2 या 2 से अधिक शब्दों से हमने कहा जो बना हुआ शब्द होता है उसको बनता है जो प्रक्रिया से, उसे समास कहते हैं। और ये यहाँ पर 2 पदों से मिलकर बना होता है और उसको समस्त पद कहते हैं। और फिर उसको उसकी पूर्वावस्था में लेकर आना समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर बताया। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर जो आपका तत्पुरुष समास है, चलिए समास विग्रह क्लियर हुआ। अब फिर से आते हैं समास के भेदों में, और समास के भेदों में हम यहाँ पर सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो है तत्पुरुष समास। तो अभी तक का मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक ये सारी चीजें क्लियर हुई आपको? समास की परिभाषा हैंड रेज करके बताएंगे। समास की परिभाषा क्लियर हुई सभी को? हाथ खड़ा करके बताएंगे मुझे, समास की परिभाषा क्लियर हुई सभी को? यस। समस्त पद किसे कहते हैं ये समझ आया? समस्त पद किसे कहते हैं ये समझ आया? लास्ट सेशन में बच्चों ने प्रश्न किया था कि मैम समस्त पद किसे कहते हैं, ठीक है। उत्तर पद क्या है, पूर्व पद क्या है, ये समझ आया? सारे प्रश्नों का अभी मुझे आप हैंड रेज करके उत्तर देंगे कि उत्तर पद किसे कहते हैं, पूर्व पद किसे कहते हैं, ये समझ आया सभी को? समास विग्रह किसे कहते हैं ये समझ आया? देखिए कोई भी डाउट होता है ना, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपने करना। अगर आपको कोई डाउट भी है, नहीं भी समझ में आया है, तो आप
क्लास के बीच में कभी भी हैंड रेज करके पूछ सकते हैं कि मैम ये समझ नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरह से समास के भेदों में पहला जो समास हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास को पहले तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखिए तत्पुरुष समास में हमने कहा कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद अर्थात बाद का पद, उत्तर पद किसे कहते हैं? बाद वाले पद को कहते हैं। उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है, और यहाँ पर दोनों जो विभक्तियां होती हैं यानी कि इन पदों के बीच में जो विभक्तियां होती हैं उनका लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में सबसे मेन चीज जो है कि बीच में लगी हुई विभक्तियों का लोप हो जाता है। और विभक्तियां भी बहुत अलग अलग तरह की होती हैं, यानी कि जितनी भी विभक्तियां जैसे कर्म कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति, संप्रदान कारक की विभक्ति, अपादान कारक की विभक्ति, ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की विभक्तियां होती हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर कर्म तत्पुरुष को पढ़ेंगे। कर्म तत्पुरुष जो यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए कर्म तत्पुरुष क्या होता है, इसमें जो कर्म कारक की विभक्ति होती है, ठीक है, कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, कर्म कारक की विभक्ति। अब कर्म कारक की विभक्ति होती है को, ठीक है, कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को होती है। तो दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ देखिए आप, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं दो, अब मैं इनको काफी अच्छे से क्लियर करती हूँ आप सभी को। देखिए सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, पहला नोट करेंगे इसे, तत्पुरुष समास। समास, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर बता दिया कि हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, क्या बताया, दूसरा पद प्रधान होता है, ये तो पीछे भी लिखा हुआ था, ठीक है ना, दूसरा पद प्रधान होता है। और हमने कहा कि दोनों के बीच लगी हुई जो विभक्तियां होती हैं उनका लोप हो जाता है, ये भी मैंने आपको लिख कर बता दिया था। अब यहाँ पर जो हमने बताया कि जैसे तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे आपका, जैसे गंगा जल, ठीक है, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके तत्पुरुष समास है। और इसमें क्या होता है, जो विभक्तियां होती हैं बीच की उनका लोप हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने बताया कि बहुत अलग अलग तरह की विभक्तियां, जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, तो के लिए जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है, ठीक है, श्राप से मुक्त, श्राप मुक्त, तो से जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से समुद्र की यात्रा, समुद्र यात्रा, तो की जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। तो विभक्तियों के आधार पर, ठीक है, इसको नोट करेंगे, विभक्तियों के आधार पर, विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के छह भेद होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, विभक्तियों के आधार पर, ठीक है, जो अलग अलग टाइप की विभक्तियां जो लगी हुई है उनके आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब देखिए सबसे पहले शुरू से शुरू करेंगे, पहला जो है आपका कर्म तत्पुरुष। नोट करेंगे, ये सारी चीजें नोट करने के लिए हैं, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे पूछूंगी कि क्या आपने याद किया, क्या आपने पढ़ा, कर्म तत्पुरुष की विभक्ति क्या है और क्या उदाहरण होते हैं, तो तब आपको ये सारी चीजें क्लियर करनी होंगी, बतानी होंगी, ठीक है। कर्म तत्पुरुष, तो इसको नोट करेंगे, इसमें कर्म कारक
इसमें कर्म कारक की विभक्ति, इसमें कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को। कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को का लोप हो जाता है। इसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है और कर्म कारक की विभक्ति होती है को। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं और आप देखेंगे कि किस तरह से जो है कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो रहा है। ठीक है, आप देखिए जैसे लिखिए ग्रामगत, ग्रामगत। ठीक है, ग्रामगत ये क्या है? आपका समस्त पद है। अब कैसे आप बताएंगे कि इसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप हुआ है? तो ये आपका वो समस्त पद है जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब इसका जब हम करेंगे समास विग्रह, ठीक है, कोई भी समास आपको तब पता चलेगा जब आप उस शब्द का समास विग्रह करेंगे। ठीक है, आपने शब्द लिखा ग्रामगत। ठीक है, ग्रामगत यानी कि क्या लिखेंगे? ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ या गांव को गया हुआ। ठीक है, यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ठीक है, इसी तरह से गगनचुंबी, तो जब हम समास विग्रह करेंगे गगन को चूमने वाला। ठीक है, सुख प्राप्त, सुख प्राप्त। समास विग्रह करेंगे सुख को प्राप्त। ठीक है, इसी तरह से जैसे यहां पर हमने लिखा चार एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे दिए अलग अलग तरह के कर्म तत्पुरुष के। ठीक है, तो कर्म कारक की जो विभक्ति होती है को होती है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जब आप किसी भी शब्द को लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं उसका समास विग्रह करके और उसके बाद जब आपको पता चलता है कि कौन सी विभक्ति है यहाँ पर जिसका लोप हुआ है तो आप वहां पर बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा समास है। ठीक है, अब ये क्या अगर आपको कहीं पर आएगा लिखने को तो आप इसको क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर लिखेंगे कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, जब आपके पास इस तरह का कोई शब्द आएगा तो आप वहां पर क्या लिखेंगे? उसका समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह करके देखेंगे कि आपकी कौन सी विभक्ति है जिसका लोप हो रहा है और फिर आप उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बाकी आपके लिए होमवर्क है कि आप कम से कम यहाँ पर 2 या 3 या 4 आप यहाँ पर ऐसे शब्द लिखकर लाएंगे जिसमें को की विभक्ति लगी हो और फिर जो आपका एक समस्त पद हो और उसका आप समास विग्रह करके भी लाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है क्योंकि इसी तरह से आप सीखेंगे, इसी तरह से आप अच्छे से करके आएंगे। और भले ही आप अपनी बुक से, आपके पास सबके पास हिंदी व्याकरण की बुक होगी जरूर, तो हिंदी व्याकरण की बुक से भले ही आप देख कर लाएं लेकिन आप जरूर इसको लिख कर लाएंगे, जरूर इसको एक तरह से इस होमवर्क को करके आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका
दूसरा देखिए, पहला हमारा क्या है, कर्म तत्पुरुष, दूसरा भेद है करण तत्पुरुष। ठीक है, दूसरा भेद क्या है, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या होता है, जिस तरह से कर्म तत्पुरुष में कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है, उसी तरह से करण कारक में आपके जो एक तरह से करण कारक की जो विभक्ति होती है उसका लोप होता है। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे, इसमें करण कारक, और इसका क्या अर्थ होता है, साधन। ठीक है, इसका अर्थ होता है एक तरह से जैसे होता है ना कि साधन किसी चीज को, जैसे आप किसी के द्वारा करते हैं, या माध्यम। ठीक है, साधन या माध्यम। करण तत्पुरुष में करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। तो करण तत्पुरुष जो समास है, इसमें करण कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति। अब करण कारक की विभक्ति क्या होती है वो भी देख लीजिए आप। करण कारक की विभक्ति होती है से। अभी थोड़ा सा आगे आपको कंफ्यूजन इसमें आएगा, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। तो इसमें करण कारक की विभक्ति से, और दूसरा है के द्वारा। ठीक है, से और के द्वारा का लोप हो जाता है। क्या होता है, इसमें करण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, उदाहरण देखिए, करण कारक की विभक्ति का लोप किस तरह से होता है और क्यों इसको करण तत्पुरुष कहा जाता है। तो मैंने क्या बताया कि जब करण कारक का अर्थ होता है साधन या माध्यम, तो अब देखिए, समस्त पद लेंगे, पद, और फिर यहां पर समास विग्रह। ठीक है, समस्त पद और समास विग्रह। ठीक है, अब देखिए कैसे, जैसे हमने कहा, शब्द लिया मन चाहा, या मन चाहा। ठीक है, दूसरा धनहीन। ठीक है, इसी तरह से रेखांकित, इसी तरह से ज्वर पीड़ित। ठीक है, और शोक से पीड़ित, या एक तरह से रोगग्रस्त, हस्तलिखित, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। ठीक है, हमने कहा कर्म कारक की विभक्ति होती है को, और करण कारक की विभक्ति होती है से। तो अब यहाँ पर हम इनका समास विग्रह करेंगे। मन चाहा, तो क्या लिखेंगे, मन से चाहा। ठीक है, धनहीन, धन से हीन। रेखांकित, रेखा से अंकित। कहते हैं ना, रेखांकित शब्दों का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। रेखांकित, रेखांकित यानी कि जिसको अंडरलाइन किया गया है, एक तरह से हाईलाइट किया गया है। रेखा से अंकित। ज्वर पीड़ित, ज्वर से पीड़ित, ज्वर से पीड़ित। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल इसमें देखे। तो इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर आप लिख सकते हैं नेत्रहीन, नेत्रों से हीन। ठीक है, अब देखिए, मैंने यहाँ पर के द्वारा भी कहा है, तो इसकी दो विभक्तियां होती है, से और के द्वारा, क्योंकि हमने कहा ये माध्यम होता है। तो जैसे हमने कहा तुलसीकृत, एक और लिख लेती हूं मैं यहाँ पर आपके लिए, ये है तुलसीकृत। तुलसी कृत, और इसका हम क्या लिखेंगे, तुलसी के द्वारा कृत, या तुलसी के द्वारा रचित। तुलसी
तुलसी के द्वारा रचित या कृत भी लिख सकते हैं। ठीक है, तुलसी के द्वारा रचित या तुलसी द्वारा कृत। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर हमने करण तत्पुरुष के भी कुछ एग्जाम्पल लिए और इसमें भी आपके लिए होमवर्क है कि आप इस तरह के कुछ और शब्द लिखेंगे। तो जैसे मैंने क्या कहा यहाँ पर, जन्मांध, जन्म से अंधा, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। ठीक है, तो करुणा जनित, करुणा से जनित, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल जो हैं आप और देंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें कम से कम 2, 3, 4 आप और शब्द ऐसे लिख कर लाएंगे। तो सबको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सबको जब तक आप नहीं लिखेंगे, तब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो ये क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हो रही है ये चीजें आपको? चलिए, गुड। आगे बढ़ते हैं, संप्रदान तत्पुरुष। तो देखिए, संप्रदान तत्पुरुष हम यहाँ पर देखेंगे। अभी तक हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ा है? अभी तक हमने यहाँ पर कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष पढ़ लिया। और देखिए, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दे दिया, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, और तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित या तुलसी द्वारा कृत। तो ये है आपके कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष के उदाहरण। अब हम आगे संप्रदान तत्पुरुष को पढ़ेंगे। तो क्या होता है संप्रदान तत्पुरुष? संप्रदान तत्पुरुष भी सेम चीज है, इसमें संप्रदान कारक का जो चिन्ह है, तो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। ठीक है, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, तो इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति जो है उसका लोप हो जाता है। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट भी देख लीजिए। नेक्स्ट हमने पढ़ना है अपादान तत्पुरुष, और उसके बाद हमारा है संबंध तत्पुरुष, उसके बाद हमारा है अधिकरण तत्पुरुष, उसके बाद हमारा है नयन तत्पुरुष। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़नी है। तो आज हमने यहाँ पर तत्पुरुष समास के 2 महत्वपूर्ण जो भाग हैं, आपका कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष को पढ़ा। और इसी तरह से जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, जिस तरह से हमारे कारक चिन्हों को के आधार पर इनको 6-7 भागों में बांटा गया है, तो उन्हीं के आधार पर इनके नाम भी रखे गए हैं। यानी कि अगर कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो रहा है तो उसे कर्म तत्पुरुष, अगर करण कारक की विभक्ति का लोप हो रहा है तो उसे करण तत्पुरुष, अगर संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हो रहा है तो उसे संप्रदान तत्पुरुष, इसी तरह से अपादान, इसी तरह से अधिकरण, इसी तरह से संबंध। और धीरे धीरे आपका ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा आप शब्दों को लिखेंगे, जितने ज्यादा शब्दों का आप समास विग्रह करेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा समास जो है इसमें है। और अभी ये केवल हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं, और अभी इसके भी हमें 6 भेद और आगे अच्छे से पढ़ने हैं, 5 भेद। तो आज जो भी पढ़ा है उसे घर पर एक बार रिवाइज करें, और अगर आपके पास हिंदी व्याकरण की बुक है तो उसमें से एक बार ये पूरे टॉपिक को पढ़कर आएं। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।